In p subshell, there are total 3 orbitals, right? So this 3 orbital can have maximum 2 electron in each, so it will accumulate total number of 6 electron. Therefore p block have 6 groups. And students, we have already studied that p block starting from 13 group to 18 group. Now this 18 group is included as a 0 group. Okay, so p block starts from 13 to 18, right? So these are the groups. Now I have told you, as per the modern long periodic table, these are written in other way. For example, this is 13th group, 14th group, 15th group, 16th, 17th and 18th. This 18 is also known as 0 group, right? Now students, you know that this 13 is also named as 3A, this is as 4A, 5A, 6A, and this is known as 7A, and this is the 0 group, right? Now students, this is known as the 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A and 7th A. What does this mean? This means this 13 group have 3 electrons in valence shell. In 13 group, 3 electrons are in valence shell. In this 14th group, 4 electrons are present in valence shell, right? In this 15th group, 5 electrons are present. In this 6 electrons are present. In this 7 electrons are present in valence shell, and in this total 8 electrons are present in valence shell. Okay students, now see, in order to find their oxidation state, in order to find their charges or oxidation state, see, इनके पास में बाहर के शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, राइट? तो अब इनको टोटल करना है 8. तो इनके पास ऑप्शन है या फिर तो ये 3 लूज कर ले या फिर ये 5 गेन कर ले. तो बच्चों क्या इजी है, 3 लूज करना या फिर 5 गेन करना? आई थिंक 3 लूज करना ज़्यादा इजी है. इसलिए जो 13 ग्रुप के एलिमेंट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेज शो करते हैं, इन शॉर्ट +3 चार्ज शो करते हैं, ठीक है? तो 14th ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बाहर के शेल में? 4. तो ये 4 दे भी सकते हैं, 4 ले भी सकते हैं. तो ये +4 -4 शो करते हैं, एंड कोवैलेंट बॉन्ड दैट इज शेयरिंग भी शो करते हैं, ठीक है? कोवैलेंट की जगह मैं यहाँ पे शेयरिंग लिख रही हूँ. ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर 5 है तो इनके पास ऑप्शन है 5 लूज कर लें या फिर 3 गेन कर लें. तो बच्चों मोस्टली ये शो करते हैं -3, बट हम रेंज बताएं तो ये रेंज होगा इनका ऑक्सीजन स्टेट का +5 to -3, ठीक है? +5 to -3 मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं. और जो मोस्टली देखी जाती है वो होती है -3, क्योंकि इट ईजियर टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लूजिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? इन द सेम वे अब देखिए इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 लूज भी कर सकते हैं और 2 गेन करना ज़्यादा प्रेफरेंस है. 6 लूज करने की जगह 2 गेन करना ज़्यादा प्रेफरेंस है. तो ये 6 + 6 से शो करते हैं -2 का. तो बच्चों मोस्ट जो ऑक्सीजन स्टेट सबसे ज़्यादा शो करते हैं वो होता है -2, क्योंकि ईजी है -2 इलेक्ट्रॉन गेन करना, ईजी है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना, इसलिए -2, ठीक है? अब देखो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में. 17 ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है. अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो इनके पास पॉसिबिलिटी है ये 7 लूज कर ले या फिर एक गेन कर ले. तो ये रेंज शो करेंगे +7 to -1. तो बच्चों सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, सबसे ज़्यादा जो ये शो करते हैं वो -1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रेफरेंस है, ठीक है? तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ये +3 शो करता है, ये शेयरिंग शो करता है. 15 ग्रुप -3, 16 ग्रुप -2, 17 ग्रुप -1 एंड 0 ग्रुप
नो बॉन्ड, ये कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता, ये अनरिएक्टिव है क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो ना तो इसको लूज करने की ज़रूरत है ना तो इसको गेन करने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, तो इन शॉर्ट आपको इनकी चार्जेस के बारे में पता चल गया है। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन की, अगर हम इनकी बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की, तो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है बच्चों, जनरल कॉन्फ़िगरेशन वो होता है NS2 NP126, NS2 NP126। देखो बच्चों, अब यहाँ पे 13 से लेके 18 तक हम जिसमें बात, सब में NS2 तो कॉमन ही रहेगा, पर यहाँ पे NP1 हो जाएगा 13 के लिए, NP2 14 के लिए, NP3 15 के लिए, NP4 16 के लिए, NP5 17 के लिए, और NP6 किसके लिए हो जाएगा, 8th ग्रुप के लिए। अब देखो इन सब के अंदर हमने ऐड कर दिया है NS2, ये कॉमन है, सब में आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 16 ग्रुप है, 2 + 5 7, 2 + 6 8। ठीक है, तो ये जो है इनके पी शेल में, पी सब शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 NP126। आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है। ठीक है, और टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, 6 ग्रुप होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ये 6 इलेक्ट्रॉन अक्यूमुलेट कर सकता है। ठीक है, और हमने यहाँ पे जो ग्रुप्स के नंबर दिए हैं 3A 4A, वो क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि 13th ग्रुप में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, 14th ग्रुप में 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, 15th ग्रुप में 5, 16 में 6, 17 में 7 एंड 8th में 18 में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और इनके इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हम इनके ऑक्सीजन स्टेट बता सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना लूज करेगा या कितना गेन करेगा, हम उसके हिसाब से इनके ऑक्सीजन स्टेट को ईजिली बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया है। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इसके अंदर NS2 तो सब में ही कॉमन रहेगा कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ ये इसके अंदर जो पी सब शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन से करते हुए, ये जो 18th ग्रुप है इसमें पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन से, तो टोटल मिला के अगर हम सब में 2 2 2 2 ऐड कर दें तो हमें इस रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों ये होगी कॉन्फ़िगरेशन की बात। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कैसे आएगा वो बता दिया है। इस कॉन्फ़िगरेशन से हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बता दिया और इनसे भी हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बता दिए हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे पी ब्लॉक में। सो स्टूडेंट्स, टिल नाउ अभी हमने देखा है कि इसमें टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं। ओके, क्यों होते हैं हम देख चुके हैं, क्योंकि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अक्यूमुलेट करता है सब शेल अपने अंदर। उसके बाद में हमने एक नेक्स्ट पॉइंट देखा था कि इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा NS2 NP126। ठीक है, पी में 1 2 6, इसके बारे में हम अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में बच्चों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम पी ब्लॉक में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखते हैं, तो अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं पी ब्लॉक में, हम लेफ़्ट से राइट की तरफ देखेंगे और हम टॉप से बॉटम में देखेंगे। तो बच्चों जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, साइज़ कम होता है। अगर साइज़ कम होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होगा, मेटेलिक कैरेक्टर भी कम होगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर किसी एटम का साइज़ बड़ा है, सपोज़ एक ये साइज़ है और ये स्मॉल साइज़ है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, इसमें न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम है, तो ये जो बड़े साइज़ का आइटम है ये इलेक्ट्रॉन ईजीली लूज़ कर लेगा। क्यों लूज़ कर लेगा, क्योंकि इनकी और इनके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है, अट्रैक्शन फोर्स है इलेक्ट्रॉन के टूवर्ड्स, वो कम है। अगर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी में ही बाहर निकल जाएगा। बट अगर हम स्मॉल साइज एटम देखते हैं तो उसमें डिस्टेंस कम होता है। अगर डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इसमें कम एनर्जी में ही काम हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो देखिए अगर साइज़ कम है, अगर साइज़ कम है तो वो इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर नहीं करेगा, तो उसका जो मेटेलिक कैरेक्टर है, अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें लेफ़्ट टू राइट, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा बच्चों, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं साइज़ कम होता है, साइज़ कम होने पे मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, कम।
ठीक है। लेकिन अगर हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने का, ठीक है। अगर हम लेफ्ट टू राइट बात करते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में, नॉन मेटेलिक मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, तो आप जानते हो बच्चों का साइज छोटा है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होगा तो ईजिली गेन कर पाएगा, ठीक है। अगर साइज छोटा है तो ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा एटम। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है बच्चों। ये जो मेटेलिक कैरेक्टर है इसका मतलब होता है लूज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, और इसका मतलब होता है गेन करना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप इसका मतलब ये समझते हैं कि साइज और मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ईच अदर के, और साइज और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। जब हमें रिलेशनशिप समझ में आ गया है तो हम टॉप टू बॉटम भी स्टडी कर सकते हैं। देखो बच्चों, टॉप से जब बॉटम जाते हैं तो टॉप में साइज़ कम होता है और नीचे जाते हैं साइज़ बढ़ता जाता है, ठीक है। अगर नीचे जाएंगे साइज़ बढ़ेगा, अब हम इसकी बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। अभी हमने इसकी बात करी थी लेफ़्ट टू राइट की, हम टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं। अगर हम नीचे जा रहे हैं और साइज़ बढ़ रहा है तो देखिए, अगर साइज़ बढ़ रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर में क्या फ़र्क आएगा, यस अगर साइज बढ़ रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि अभी हमने देखा साइज बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत लेसली हेल्ड हो पाएगा इस न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल सकता है। अगर अट्रैक्शन फोर्स किसी में कम है तो उसको तोड़ना, उसको निकालना बहुत ईजी हो जाता है। तो अगर साइज ज़्यादा है तो मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप के नीचे जाते हैं या टॉप से बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और अगर नॉन मेटेलिक की बात करें तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ना, तो ये बढ़ रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम होगा, ठीक है। क्योंकि नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ रही है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से इतना अट्रैक्शन फोर्स फील नहीं कर पाएगा, तो फील नहीं कर पाएगा तो वो अट्रैक्ट भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम कंक्लूशन करें, अगर हम कंक्लूशन निकालें तो देखो बच्चों क्या होगा, साइज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मेटेलिक कैरेक्टर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के, ठीक है। तो पी ब्लॉक में हमें मेटेलिक भी कैरेक्टर्स शो मिलते हैं और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स भी हम देख सकते हैं। और कुछ बच्चों एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मेटलॉइड्स होते हैं, क्या होते हैं इसके अंदर, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मीन्स दे बिहेव एज बोथ, वो मेटल की तरह बिहेव भी करते हैं और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए आप, एग्जाम्पल है बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम and few more example are there, antimony, germanium, etc. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे काफ़ी एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो मेटलॉइड्स की तरह बिहेव करते हैं, मतलब वो मेटल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, अगर हम कंक्लूजन निकालें तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये, एंड थर्ड पॉइंट इज़ अबाउट द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट हमने मेटलॉइड्स के बारे में बता दिया, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। तो आगे हम कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी दी फिफ्थ प्रॉपर्टी। नाउ स्टूडेंट्स, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं विद देमसेल्फ। क्या फॉर्म करते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं अमंग देमसेल्फ, राइट। तो ये खुद से ही कोवैलेंट बॉन्ड
फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर p ब्लॉक के एलिमेंट्स s ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, दे विल फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, दे विल फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट को हम क्या बोल सकते हैं, हम आयनिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब s ब्लॉक के एलिमेंट्स और p ब्लॉक के एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। लेकिन जब वो खुद के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। आपको कोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पता है ना। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग। अगर A एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो B एटम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा शेयरिंग में। तो कोवैलेंट का मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग, बराबर देना लेना, है ना। और इसमें प्योरली शेयरिंग है, लूजिंग और गेनिंग नहीं है, सिर्फ शेयर हो रहा है। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं तो हम ये एक इलेक्ट्रॉन जो A का है इसके पास तो है ही, ठीक है, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन B शेयर कर रहा है वो भी अब ये इसके अंदर कंसीडर करता है। उसी तरीके से देखिए अगर हम B की बात करते हैं बच्चों तो B का ये इलेक्ट्रॉन B के पास है ही, लेकिन जो A ने जो शेयर किया है वो भी ये अपने अंदर कंसीडर करता है। टोटल A के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इस तरह से B के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग गेनिंग नहीं हो रहा है, प्योरली शेयरिंग हो रही है, ठीक है। और अगर हम आयनिक की बात करते हैं तो जस्ट इसका ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। A के पास एक इलेक्ट्रॉन था, B के पास मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है। A ने कम्प्लीटली लूज कर दिया तो A ने बना दिया A पॉजिटिव, B ने गेन कर दिया इस इलेक्ट्रॉन को तो B ने बना दिया B नेगेटिव। अब ये A भी आपस में आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें कम्प्लीटली गेनिंग एंड लूजिंग होता है और इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होता है, ठीक है। तो ये कंपाउंड खुद के साथ तो कोवैलेंट बनाते हैं और S ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों P ब्लॉक के बारे में वो ये है कि P ब्लॉक के एलिमेंट क्या शो करते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैटेनेशन प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, मतलब सेल्फ बाइंडिंग टेंडेंसी, ठीक है। ये क्या करते हैं, खुद से ही लिंक बना देते हैं, सेल्फ बाइंडिंग कैपेसिटी। नाउ व्हाट डज इट मीन, आपको पता है जैसे कि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ बना देता है, जर्मेनियम जर्मेनियम के साथ में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ में, सल्फर के भी में काफ़ी कंपाउंड्स दिखते हैं जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप जानते हैं कैटेनेशन के अंदर कार्बन कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। अब चाहे लीनियर हो चाहे ब्रांच्ड हो, लेकिन ये आपस में बॉन्ड तो बना रहे हैं, खुद के साथ में ही बना रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जब एक एलिमेंट खुद के एलिमेंट के साथ में ही बॉन्ड बनाता है तो इसको हम बोलते हैं कैटेनेशन, सेल्फ बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इसमें काफ़ी एलिमेंट्स हैं जैसे कि कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा। दे ऑल शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, दैट इज दे कैन बाइंड बाय देमसेल्फ, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में ना बच्चों। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम ट्रेंड में देखते हैं तो हम क्या लेफ़्ट से राइट ट्रेंड देखते हैं, तो लेफ़्ट से राइट जब जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों इंक्रीज होगा, क्योंकि लेफ़्ट से राइट अभी हम देख चुके हैं साइज़ कम हो रहा है। लेफ़्ट से राइट में क्या हो रहा है, साइज़ डिक्रीज होगा। साइज़ डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा तो आने वाला इलेक्ट्रॉन इजीली गेन हो सकता है, ठीक है। तो साइज़ कम होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर हम टॉप से बॉटम की बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट मी मेक सम स्पेस। हम जब टॉप से बॉटम की बात करते हैं तो आपको पता है साइज़ बढ़ रहा है नीचे जा रहे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी क्योंकि साइज डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। तो इससे हम वापस कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, साइज़ कम हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, साइज़ इंक्रीज हो गया। अगर हम रिलेशनशिप निकालें वापस, अगर कंक्लूजन देखें इन दोनों के बीच में तो कंक्लूजन क्या होगा बच्चों, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया रिलेशनशिप।
ओके, तो इसमें आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मिलते हैं। जो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हमारे पास में है एफ, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। ओके, सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक। नाउ so students, if we talk about d block element, then in this last electron enters in n-1 d f shell। तो इस वाले सब शेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है और इस सब शेल को बच्चों बोलते हैं, दिस d ऑर्बिटल इज नोन एज द पेनल्टीमेंट ऑर्बिटल। इसको हम क्या बोलते हैं? पेनल्टी मेट ऑर्बिट, ठीक है। पेनल्टीमेट ऑर्बिट का क्या मतलब होता है? पेनल्टीमेट ऑर्बिट मीन्स दैट दिस n-1 d सबशेल, दिस n-d सबशेल को ग्रेजुअली फील किया जाता है। पेनल्टीमेट ऑर्बिट होने का मतलब है इस n-d जो सबशेल है इसको क्या ग्रेजुअली फील किया जाता है। सो इज ग्रेजुअली फिल्ड अप, ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो बच्चों यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n-d सबशेल में फिल किया जाता है। इसको पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि n-d जो सब शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली फिल किए जाते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये तो आपको समझ में आ गया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल किया जाता है, डी के अंदर, इसलिए इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया है, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जाता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट में चल जाता है, ठीक है। अब इस एलिमेंट्स को हम कहते क्या? इन एलिमेंट्स का नाम है ट्रांजिशन, इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स नेम तो है ही, इसके साथ में इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट है इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। आपको पता है अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एस ब्लॉक मिलेगा एंड राइट हैंड साइड में पी ब्लॉक मिलेगा, उसके बीच में आपको मिलता है दिस डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा गया है क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक और उनकी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है बच्चों। अब अगर हम ग्रुप की बात करें तो इसमें 3 से लेके 12 ग्रुप्स इंक्लूड है। और टोटल कितने ग्रुप्स हैं ये? अगर टोटल हम इनको देखें तो ये 10 ग्रुप्स है। अब बच्चों इसका आंसर सेम जैसे हमने पहले देखा था, 10 ग्रुप्स क्यों है इसमें टोटल? क्योंकि हम जानते हैं डी, अगर हम सब शेल की बात करते हैं तो डी सब शेल में टोटल 10 ऑर्बिटल्स होते हैं, सॉरी डी ब्लॉक में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर हम 5 ऑर्बिटल में हर एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है तो 5 × 2 = 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं? 10 ग्रुप्स होते हैं। स्टूडेंट्स, इफ़ वी टॉक अबाउट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों? इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा n-1 d, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 1 से लेके 10 तक, फिर आएगा ns 0 to 2, ठीक है। ns के अंदर 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है या फिर 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो हमने जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की भी बात कर ली। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की देख रखी है कि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है n-d सब शेल में, ठीक है। और हमने कहा था उसको पेनल्टीमेट कहते हैं, मतलब उस वाले ऑर्बिटल को, ऑर्बिट को बहुत ग्रेजुअली फिल किया जाता है, ठीक है। अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमने देखा था इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके लिए, और s में इलेक्ट्रॉन रेंज करेंगे 0 to 2। ये हमारे पास में हो गया इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बच्चों। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद में अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, इसके अंदर 4 सीरीज़ होती है। डी ब्लॉक में टोटल 4 सीरीज़ होती है। 4 सीरीज़ है 3D, 4D, 5D
and 60. There are total 4 series in D block एलिमेंट्स. ठीक है, तो 4 सीरीज़ है. ये 3rd पीरियड में, 4th पीरियड में, 5th पीरियड में और 6th पीरियड दिखा रखा है. बट ये n-1 की वैल्यू है. दिस इज़ n-1 वैल्यू. ठीक है, मतलब अगर 4th पीरियड है तो उस केस में ये 3D दिखाएगा. अगर 5th पीरियड है तो 4D, 6th पीरियड है तो 5D एंड 7th पीरियड है तो 6D. बिकॉज यहाँ n की वैल्यू जो है उसमें -1 करने से हमें D की वैल्यू मिल रही है. तो टोटल 4 सीरीज़ है 3D से लेके 6D तक. ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमने कहा था कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन S एंड P ब्लॉक. ठीक है, ये क्या है, ये है इंटरमीडिएट बिटवीन S एंड P ब्लॉक. SP ब्लॉक के बीच में होने की वजह से इनको क्या कहा गया है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया है. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो बच्चों इनकी ऑक्सीजन स्टेट बहुत वेरिएबल है. आप सर्टेनिटी के साथ में नहीं कह सकते. इनकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो बहुत ही वेरिएबल है. ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट जो है वो वेरिएबल है. 5th अगर हम बात करते हैं इनकी और प्रॉपर्टीज़ की, तो बच्चों ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स होते हैं, तो इनके मेटेलिक बिहेवियर्स होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट तो ये मेटल्स होते हैं. मेटल्स आपको पता है ये हार्ड होते हैं. ठीक है, मैलिएबल होते हैं. व्हाट डज मैलिएबल मीन्स, दैट मीन्स दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट. ठीक है, इनको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल एग्जाम्पल है ना. और ये डक्टाइल होते हैं. डक्टाइल का मतलब दे कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर. इनको वायर के रूप में मॉडिफाई किया जा सकता है, इनसे वायर भी बनाए जा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें मेटेलिक के हिसाब से ही, तो इनमें क्या होता है, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है. काफ़ी अच्छी इनकी टेंसिल स्ट्रेंथ होती है. ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी में साथ में लिख रही हूँ, सारी प्रॉपर्टी मेटल की, इसलिए मैं एक साथ में लिख रही हूँ, पॉइंट्स नहीं बना रही. नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर है. दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है. आप जानते हो हम किचन्स में जो भी यूज़ करते हैं सब मेटल्स हैं. ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, नॉट एवरीथिंग. एंड हम जो भी घर में वायर्स यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, वो सब भी मेटेलिक नेचर के होते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं और हीट भी कंडक्ट करते हैं. ठीक है, और मैं आपको एक टॉपिक ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ये जनरली कलर्ड होते हैं. जो डी ब्लॉक के कंपाउंड्स होते हैं ये जनरली क्या होते हैं बच्चों, कलर्ड होते हैं. कलर्ड इसके लिए होते हैं क्योंकि इनमें D to D ट्रांजिशन होता है. नाउ आप सोच रहे हैं कि मैम ये D to D ट्रांजिशन का मतलब क्या है, तो बच्चों मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाती हूँ. सपोज ये डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं उनका मेरे पास ऑर्बिटल है. डी जो हमारा सब शेल है उसमें ऑर्बिटल से 5. ठीक है, इसके पास में जब भी कोई लिगेंड्स आते हैं, साइड एटम्स आते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ पास में जब भी कोई दूसरे एलिमेंट्स आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो इन ये जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं ये नॉन डी जनरेट हो जाते हैं. मतलब जिनकी ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी है इन 5 ऑर्बिटल की, ये क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं 2 और 3 ऑर्बिटल्स के अंदर. ठीक है, जिसमें जहाँ पे भी 2 है उसका मतलब है dx² - y² एंड dz². ये 2 ऑर्बिटल्स हैं. जहाँ पे 3 है उसका मतलब है dxy, dyz एंड dxz. ठीक है, तो ये इस तरीके से हो सकता है कि 3 ऊपर चला जाए 2 नीचे चला जाए, बट स्प्लिट ये 2 और 3 के फॉर्म में होते हैं. ठीक है, अब बच्चों मान लीजिए कि अगर नीचे वाले में कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन है D1, किसी भी एलिमेंट की है D1 कॉन्फ़िगरेशन. फॉर एग्जांपल हम स्कैंडियम की बात कर लेते हैं. अगर हम स्कैंडियम में बात करते हैं तो इसमें जो D होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में, तो हमने फिल कर दिया ये 1 इलेक्ट्रॉन. अब जब भी इसको एनर्जी मिलेगी ना बच्चों, तो ये क्या करेगा, ऊपर वाले शेल में, ऊपर वाले ऑर्बिटल में जम कर जाएगा. इसको हम बोलते हैं D to D ट्रांजिशन. ठीक है, अब ये ऊपर से नीचे भी आ सकता है, लेकिन एनर्जी मिलने से ऊपर, नीचे से ऊपर भी जा सकता है. ऊपर जब भी जाएगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, हायर एनर्जी पर चला जाएगा. हायर एनर्जी पर जाने पे ये अनस्टेबल होगा तो वापस नीचे भी ये
आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, ये देखो ये भी डी ऑर्बिटल्स और ये भी डी, तो डी से डी ट्रांजिशन इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं। और ये कब स्प्लिट होते हैं, जब हमारे पास इस डी जनरेटेड सेम एनर्जी के ऑर्बिटल के पास में कोई दूसरा एटम, दूसरा एलिमेंट आता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। बच्चों ये 12th क्लास का है, हम 12th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो कलर्ड क्यों होते हैं, डी टू डी ट्रांजिशन की वजह से, ठीक है। लेट्स सी दी मोर फीचर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स सी, दे कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग अलॉयज, ठीक है। इनके अलॉयज भी बनते हैं, अलॉयज बनते हैं ताकि इनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए, इनकी एप्लीकेटिव पार्ट और बढ़ जाए। दीज आर ऑल्सो यूज एज ए कैटलिस्ट। नाउ व्हाट इज कैटलिस्ट बच्चों, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस हैं जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। दे कैन ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। जब भी आप इनको, कैटलिस्ट सब्सटेंस होते हैं, मेटल्स होते हैं जिनको आप रिएक्शन में जब डालते हैं तो ये ऑल्टर कर देते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। स्पीड ऑल्टर करने का मतलब है वो स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, और ये खुद रिएक्शन में यूज़ नहीं होते हैं। कैटलिस्ट का इम्पॉर्टेंट काम ही है कि वो सिर्फ ऑल्टर करते हैं, खुद यूटिलाइज नहीं होते, उनका कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं आता। इट मीन्स एंड दी एंड हम उसको रीगेन कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं। मतलब एक कैटलिस्ट हम 2 से 3 बार कम से कम यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, किसी भी रिएक्शन में अगर 1 घंटा लग रहा है तो इसकी प्रेजेंस में वो 5 मिनट में हम कैरी आउट करा सकते हैं। बट बच्चों इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रिएक्शन में कोई भी मेटल डालेंगे तो रिएक्शन एक्सलरेट हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये लॉक एंड की फिनोमिना की तरह काम करता है। पर्टिकुलर लॉक, पर्टिकुलर की से ही खुलता है, उसी तरीके से पर्टिकुलर रिएक्शन पर्टिकुलर कैटलिस्ट से ही प्रमोट होती है। जैसे कि बच्चों हमने 11th में पढ़ा है हर्बल प्रोसेस, जिसमें N2 जो है वो H2 के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, NH3 का फॉर्मेशन करता है, राइट, है ना। तो इसमें कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है जो है Fe। तो ये Fe की प्रेजेंस में रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है और आराम से हो जाती है, हमें एक्स्ट्रा कोई भी टेम्परेचर प्रेशर देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन को ऑल्टर करना, ये हम उसको रीगेन कर सकते हैं, फिर रीयूज़ भी कर सकते हैं, ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है बच्चों। और लास्ट इसका जो पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ, ये जो एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक के, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कैसे होते हैं ये, पैरामैग्नेटिक। अब ये पैरामैग्नेटिक क्या है बच्चों, अगर इसको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो अगर 5 इनके पास ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट, किस 5 में से किसी एक में भी अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जैसे सपोज ये हमारे पास में हो गए टोटल 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अगर आप कहीं पे भी 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी मिल जाता है, मिनिमम 1, ज़्यादा भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिटल में तो वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करने का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है ये अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को। जब इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये क्या करेंगे, पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, ये अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को, ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स। तो ये इसका सिंपल मतलब है। तो बच्चों हमने इसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, तो अब हम चलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। Let's see the F block elements. So students, the first point in F block elements is they are known as inner transition element. इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं inner transition एलिमेंट। अब बच्चों उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं उनकी वहाँ से इनकी सीरीज शुरू होती है, ठीक है। दीज आर नोन एज इनर ट्रांजिशन बिकॉज ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर से इनकी सीरीज शुरू होती है, ठीक है। अब हम इसकी बात करें तो इसमें बच्चों टोटल 2 रोज हैं, ठीक है, इसमें 2 रोज हैं। एंड अगर हम बात करें फर्स्ट रो की, तो फर्स्ट रो में एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर है वो 58271 है, ठीक है। टोटल 14 एलिमेंट्स है और इनको हम बोलते हैं लैंथेनाइड्स,
जो फर्स्ट रो है उसको हम बोलते हैं लेंथ एंड आईडी हमारे पास में है फर्स्ट रो, ठीक है। और जो सेकंड रो है वहाँ पे एटॉमिक नंबर है 90 to 103, इसको हम बोलते हैं एक्टिनाइड्स, ठीक है। ये सेकंड रो है। अब जो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि एफ सब शेल में टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट्स वाई हम इसमें टोटल 14 एलिमेंट्स देखते हैं। एक रो में हमें 14 मिलते हैं, दूसरी रो में भी हमें 14 एलिमेंट्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ये 14 इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट कर सकता है, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल है बच्चों। देखो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसके अंदर होगा n-2। f कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1 से लेके 14 तक। n-1 d इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 0 से 1 तक, एंड ns2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द s ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी सिमिलर है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, ठीक है। तो इनकी जो काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सिमिलर हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये कैसे होते हैं। दे ऑल आर मेटल्स, दे ऑल आर मेटल्स, ठीक है। एंड ये भी क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। ये भी क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मोस्ट प्रोबेबल जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो इनकी +3 दिखती है हमें, जो मोस्ट प्रोबेबल है +2 दिखती है। और कुछ एलिमेंट्स में, कुछ फ्यू एलिमेंट्स में ये +2 या +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, ये जो होते हैं ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब वही अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक होते हैं और ये भी कलर्ड कंपाउंड होते हैं, ठीक है। F2F ट्रांजिशंस की वजह से ये भी कलर कंपाउंड्स होते हैं एंड इनको इनसे भी अलॉयज बनाए जाते हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात बच्चों क्या है, इनकी प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट जैसी ही है ऑलमोस्ट, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात बच्चों ये ध्यान रखना कि इनके अंदर जो मेंबर्स होते हैं एक्टिनाइड्स के वो रेडियो एक्टिव होते हैं। हम जो एक्टिनाइड्स की बात कर रहे हैं इनके जो एलिमेंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और एलिमेंट्स जो 92 से अबाव है, एलिमेंट्स अबाव एटॉमिक नंबर 92 एटॉमिक नंबर से जो अबाव एलिमेंट्स हैं दे डू नॉट फाउंड इन नेचर, दे डू नॉट फाउंड इन नेचर, ठीक है। तो एक्टिनाइड्स जो भी हैं वो रेडियो एक्टिव है। 92 एटॉमिक नंबर से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नेचर में पाए नहीं जाते, वो सिंथेटिक है, ठीक है, मैन मेड है। 92 से अबाव जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नहीं है, दे आर नॉट फाउंड इन नेचर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? वो हो गए हैं मैन मेड, ठीक है। और इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट जो 92 से ऊपर है उनको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोलते हैं क्योंकि ये यूरेनियम से ऊपर हैं और इनको मैन मेड एलिमेंट्स होते हैं, ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो इन नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पीरियोडिसिटी, ठीक है। So get ready for that particular topic.